प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 4 मानचित्र एवं अंकन। इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में मौसम विभाग की स्थापना हुई। भारत में मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है भारत में मौसम विभाग की स्थापना हुई 1864 में। यह स्थापना एशियाटिक सोसाइटी के सुझाव पर हुई थी। तो विद्यार्थियों, सही उत्तर क्या रहेगा? 1864 में भारत में मौसम विभाग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन हुआ था। सबसे पहले भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन हुआ, तो ये कब से शुरू हुआ है? भारत में मौसम मानचित्रों का जो प्रकाशन हुआ 1875 में प्रारंभ हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा 1875 में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन होता है। तो भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन कहाँ से होता है? पुणे से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, भारतवर्ष में मौसम विभाग विभाजित है। तो भारत में जो मौसम विभाग विभाजित है वह कितने भागों में विभाजित है? 5 क्षेत्रों में। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और इसके अन्य कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर में हैं। तो भारत में मौसम विभाग 5 क्षेत्रों में विभाजित है। प्रश्न क्रमांक 5, मौसम मानचित्रों को तैयार करने के लिए सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मौसम मानचित्रों को तैयार करने के लिए सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती हैं? जलयान से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा वेधशालाओं से भी प्राप्त होती हैं, वायुयान के पायलटों से प्राप्त होती हैं, गुब्बारों से प्राप्त होती हैं। इन माध्यमों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ विकल्प में जो सही विकल्प है जलयान। मौसम मानचित्रों को तैयार करने के लिए सूचनाएं जलयान से प्राप्त होती हैं। प्रश्न क्रमांक 6, मौसम मानचित्रों को तैयार करने हेतु मौसमी दशाओं या मौसमी जो दशाओं के तत्वों का निरीक्षण किया जाता है। कितने समय किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रातः 8:30 बजे, यानी सुबह 8:30 बजे और शाम के समय 5:30 बजे। ये 2 समय ऐसे हैं जब मौसम मानचित्रों को तैयार करने हेतु मौसमी दशाओं का निरीक्षण किया जाता है, सुबह के 8:30 बजे और सायंकाल में 5:30 बजे। तो यहाँ पर एक ही विकल्प, जो हमारा विकल्प क्रमांक 1 है, यह सही है, सुबह 8:30 बजे। प्रश्न क्रमांक 7 है, मौसमी संकेतों को मान्यता प्रदान की थी। तो मौसमी संकेतों को मान्यता जो प्राप्त हुई है वह कहाँ हुई है? इटली, वारसा में हुई है और यह 1935 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ के द्वारा मौसमी संकेतों को मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इटली, वारसा। प्रश्न क्रमांक 8, प्रारंभ में मौसम विभाग का भारत में कार्यालय था। शुरुआत में मौसम विभाग जब स्थापित हुआ तो उसका कार्यालय कहाँ था? तो उसका पहला जो कार्यालय था वह कहाँ था? शिमला में था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कहाँ? दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। तो हम यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रारंभ में मौसम विभाग का जो भारत में कार्यालय था वो कहाँ था? तो शिमला में था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9, मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय यहाँ स्थित है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? दिल्ली विकल्प सही है। मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके पहले प्रश्न में हमने देखा था कि मौसम विभाग का जो कार्यालय था प्रारंभ में कहाँ स्थित था? शिमला में। तो
प्रारंभ में शिमला में स्थित था 1864 में, लेकिन बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसे कहाँ स्थापित कर दिया? दिल्ली में स्थापित कर दिया, और वर्तमान में अब कहाँ पर है? दिल्ली में है। प्रश्न क्रमांक 10, भारत में कुल वेधशालाएं हैं। भारत देश में कुल वेधशालाएं कितनी हैं? तो भारत देश में कुल वेधशालाएं हैं 1142। भारतवर्ष में 2500 वर्षा मापी केंद्र हैं और 22 भूकंप मापी केंद्र हैं। वर्षा मापी केंद्र कितने हैं? 2500 यानी 2500, और भूकंप मापी केंद्र 22 हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत देश में कुल वेधशालाएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1142 वेधशालाएं भारत में हैं। प्रश्न क्रमांक 11, भारत देश में भूकंप मापी केंद्र हैं। तो भारत देश में भूकंप मापी केंद्र कितने हैं? भारत में भूकंप मापी केंद्र 22 हैं। भारत देश में भूकंप मापी केंद्र 22 हैं। प्रश्न क्रमांक 12, बंगाल की खाड़ी भारत की इस दिशा में स्थित है। विद्यार्थियों, आपने भारत का वो देखा हो, नक्शा देखा होगा। बंगाल की खाड़ी किस दिशा में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी भारत की इस दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 13, हिंद महासागर भारत के इस दिशा में स्थित है। हिंद महासागर भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो हिंद महासागर भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है, इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, हिंद महासागर भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 14, लक्षद्वीप समूह भारत के किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप समूह भारत के किस सागर में स्थित है? तो ये लक्षद्वीप समूह भारत के अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अरब सागर। प्रश्न क्रमांक 15, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत की किस दिशा में स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत की किस दिशा में स्थित है? तो यह द्वीप स्थित है भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है, और इसकी राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है राजधानी इनकी? पोर्ट ब्लेयर। ये द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की दक्षिण दिशा में स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 16, किस वायु के प्रभाव में टेलीग्राम के तारों में आवाज मालूम होती है तथा छाता लगाने में कठिनाई होती है? किस वायु के प्रभाव में टेलीग्राम के तारों में आवाज मालूम होती है और छाता लगाने में कठिनाई होती है? तो इसका सही उत्तर है प्रबल समीर। प्रबल समीर में जो वायु वेग होता है वह कितना होता है? 25 से 30 मील। 25 से 30 मील प्रति घंटा होता है इसका वायु वेग। यहाँ पर जो प्रबल समीर है इसका वायु वेग 25 से 30 मील प्रति घंटा होता है, और इस वायु वेग में टेलीग्राम के तारों में से आवाज मालूम होती है और छाता लगाने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रबल समीर। प्रश्न क्रमांक 17, समझंझावात में वायु का प्रभाव होता है। समझंझावात में वायु का प्रभाव कितना होता है? वायु का प्रभाव होता है 32 से 38 मील प्रति घंटा होता है। समझंझावात में वायु का प्रभाव 32 से 38 मील प्रति घंटा होता है। समझंझावात में वायु का प्रभाव इतना होता है कि पूरा पेड़ हिलता है और वायु के विरुद्ध चलने में रुकावट आती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 32 से 38 मील प्रति घंटा। प्रश्न क्रमांक 18, सर्वोच्च दाब बिंदु और शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो सर्वोच्च दाब बिंदु और शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं शिखर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर रेखा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19,
यह संकेत चिन्ह क्या दर्शाता है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कोई संकेत चिन्ह दिया नहीं गया है, फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए ये जो चारों विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों के संकेत चिन्ह बता देता हूँ। जैसे कोहरा है, तो कोहरे का संकेत चिन्ह हम कैसे बताते हैं? 3 आड़ी लाइनों को खींच देते हैं, ये संकेत हो जाता है कोहरा। जबकि वर्षा का संकेत क्या होता है? गोल बिंदु बनाया जाता है और उस बिंदु को बीच में से भर दिया जाता है। ये हमारा लगभग किसका चिन्ह हो गया है? वर्षा का चिन्ह हो गया है। जबकि हिम का चिन्ह कैसा होता है? आइए मैं बता देता हूँ हिम का चिन्ह कैसा होता है। हिम का चिन्ह बनाने के लिए हमें इस प्रकार से हिम का चिन्ह बनाया जाता है। और जबकि फुहार का चिन्ह यदि आपसे पूछा जाए तो फुहार का चिन्ह कैसा बना होता है? लगभग ऐसा बना हुआ होता है। तो ये अगर परीक्षा में कोई संकेत चिन्ह आते हैं तो आप इस हिसाब से उनको पहचान सकते हैं, या फिर बनाने के लिए आए तो आप उनको बना भी सकते हैं। जो कोहरे का संकेत चिन्ह मैंने आपको अभी बता दिया, ये वाला कोहरे का संकेत चिन्ह है, जबकि यह वर्षा का चिन्ह है, यह हिम का चिन्ह है और यह फुहार का चिन्ह है। प्रश्न क्रमांक 20, वायु वेग मापक्रम का नियोजन किया गया। वायु वेग मापक्रम का नियोजन किया गया, तो यह कब किया गया? 1805 ईस्वी में किया गया। ब्रिटिश जल सेना अध्यक्ष न्यूपोर्ट ने किया था। तो ये वायु वेग मापक्रम का नियोजन किया गया सन 1805 में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, वायु वेग मापक्रम का नियोजन ब्रिटिश जल सेना अध्यक्ष ने किया था। तो वो कौन थे? वो जो जल सेना अध्यक्ष थे वो थे न्यूपोर्ट, और उन्होंने सन 1805 ईस्वी में वायु वेग मापक्रम का नियोजन किया था। विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 21 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत करा दिया है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो प्रश्न बैंक अपलोड की गई है उस प्रश्न बैंक में दिए हैं, और उनके मैंने आपको यहाँ पर उत्तर बताए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा प्रत्येक विषय की प्रश्न बैंक जारी की जा रही हैं, और इन प्रश्न बैंकों में से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको आज अपने इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत करा दिया है, जो अध्याय 4 मानचित्र पठन एवं अंकन के थे। इसके पश्चात ज्ञान परख वाले प्रश्न भी हैं और समझ परख वाले प्रश्न भी हैं, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आगामी वीडियो में जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। अभी आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करें। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही हो तो अपने विषय शिक्षक से इस संबंध में चर्चा करें। यदि विषय शिक्षक किसी कारण से ये आपको इसको उत्तर नहीं दे पा रहे हो, कोई समस्या रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या भेज सकते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।